Welcome back to Toppers Adda 365. As you know that I have already completed that NEP of 2020 in the last previous classes. So let's move to our next topic which is teaching aptitude और ये आपको पता होना चाहिए ये 30 मार्क्स का वेट रखता है एग्जाम में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको हम आज फिनिश करने का एटलीस्ट ट्राई स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे फिनिश करने में तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो आज हम इसको देखेंगे बाकी आपको पता है कि 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और आई थिंक 10 मार्क्स की एनईपी आएगी और 20 मार्क्स का केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो हम आज से अपना टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं ये बेसिकली है क्या है ना तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यू मतलब क्या है इसका कि एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है नॉलेज को एक ट्रांसफ़र करती है स्किल को ट्रांसफ़र करती है वैल्यू को ट्रांसफ़र करती है इट मीन्स कि ये एक ऐसी एक्टिव जिसको कह सकते हैं एक्टिव या पैसिव भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों टाइप की टीचिंग होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल हम एक बंदा ना लाइफ टाइम एक लर्नर होता है तो हम लाइफ टाइम सीखते रहते हैं उस हिसाब से ये प्रोसेस ना लाइफ लॉन्ग चलती रहती है टीचर और लर्नर वाली हमेशा चलती रहती है लाइफ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है सबसे बड़ा टीचर तो लाइफ ही होती है हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस वो हमको बताते हैं कि अब क्या हमको नहीं करना है और क्या करना चाहिए तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यू इज व्हाट इज टीचिंग तो इसको अगर हिंदी में बोले तो ज्ञान कौशल एवं मूल्यों का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर किस किस का नॉलेज का स्किल्स का वैल्यू का और मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा तो आपको कोशिश रहेगी कि हिंदी में भी थोड़ा आपको इनपुट देता रहूं अगर आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश हिंदी का कोई वर्ड नहीं आ रहा तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट ओके तो एजुकेशन प्रोसेस में अब आपको देखना है इसमें इस प्रोसेस में मेनली देयर आर टू थ्योरीज एक है बाइपोलर प्रोसेस जो जॉन एडम्स ने दिया है एक है ट्राइपोलर प्रोसेस जो डेवी ने दिया है उसको हम पढ़ेंगे अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइपोलर प्रोसेस से जो कि दिया है जॉन एडम्स ने सर जॉन एडम्स ने दिया था उसको तो इसमें क्या होता है इसमें देखिए एक टीचर है और स्टूडेंट है पीपल या स्टूडेंट कुछ भी बोल सकते हैं तो इसमें क्या है इसमें एक इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में टू पोल्स एक पोल टीचर और एक पोल स्टूडेंट तो दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू पोल्स टीचर एंड पीपल मीन्स स्टूडेंट तो इसमें क्या क्या होता है पहली बात तो ये टू पर्सन्स का इंटरेक्शन है इसमें दो लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है अब दो से मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा जैसे क्लास चल रही है और वहाँ पे ऑब्वियसली एक ही टीचर होगा है ना एक क्लास में मोस्टली एक ही टीचर होता है और जैसे कि आपको पता है भी रेशो ये भी आपको याद रखना 31 का रेशो हम लेके चलते हैं अभी 31 का रेशो और कुछ एरियाज हैं डिसएडवांटेजेस एरिया कुछ सेक्शंस हैं ऐसे सोसाइटी के जहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट का इशू रहता है वहाँ पे 25/1 का रेशो है तो ये टू पर्सन का इंटरेक्शन है मतलब अगर टीचर है और कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो टीचर अपना काम करेगा क्या टीचिंग करेगा और स्टूडेंट्स उसको पढ़ेंगे अब स्टूडेंट के लिए तो वो सामने एक सिंगल टीचर ही है ना उसके लिए तो 10-12 हजारों टीचर तो है नहीं तो इंटरेक्शन उसका टीचर से हो रहा है अगर वो एक्टिव है अटेंटिव है तो वो टीचर से मतलब रखेगा आसपास के स्टूडेंट्स मतलब अपने पीयर ग्रुप से भी मतलब नहीं रखेगा अगर उसको एक्टिव लर्निंग करनी है और अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इधर उधर भी बात करेगा तो टू पर्सन्स का इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड अ पीपल ओके पर्सनालिटी डेवलपमेंट अब इससे पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगा जैसे टीचर की कैसी पर्सनालिटी है उस पर डिपेंड करेगा वही ट्रांसफर पर्सनालिटी किस पे होगी स्टूडेंट पे पर्सनालिटी ट्रांसफर होगी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टीचर थोड़ा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ होते हैं कुछ कुछ का जो टीचिंग मेथड है उसमें थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि कुछ यूनिक नहीं होता है नोवेलिटी नहीं होती और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के लिए एक ऐसा बंदा होना चाहिए ऐसा टीचर होना चाहिए जो थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करा के चले और थोड़ा फ्रेंडली वे में पढ़ाए वरना मोस्टली स्टूडेंट्स क्या डरते हैं मैथमेटिक्स से तो बहुत कुछ डेवलपमेंट स्टूडेंट का जो होगा वो उसका पर्सनालिटी से टीचर की पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है इसके बाद क्या है शेयर्ड एक्टिविटी
तो एजुकेशन प्रोसेस क्या होती है बाइपोलर में, ये क्या एक शेयर्ड एक्टिविटी है। शेयर्ड मतलब टीचर भी चैलेंज फील कर रहा है स्टूडेंट से। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता है तो टीचर उसका आंसर देने की कोशिश करता है। अगर टीचर को थोड़ी डिफिकल्टी आती है तो थोड़ा वो अपना रिसर्च करता है ना, R&D करता है घर पे जाके। तो ये एक शेयर्ड एक्टिविटी है, इसमें नॉलेज गेन और नॉलेज ट्रांसफर दोनों हो रहा है। तो ये वही चीज़ है, नॉलेज एक्टिविटी ऑब्वियसली नॉलेज दोनों में, नॉलेज का कह सकते हैं ना, एक इम्पार्टिंग द नॉलेज वाला प्रोसेस हो रहा है। नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफर, स्किल ट्रांसमिशन, पार्डन। स्किल ट्रांसमिशन क्या होता है कि कोई ना कोई हम स्किल सीखते हैं। जैसे स्किल्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स में फोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर मैं सीख जाता हूँ तो मुझे स्किल आ जाएगी। अब मैं रियल लाइफ में भी उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो एक स्किल, इसके अलावा कुछ आर्ट में मुझे कुछ स्किल आ गई, मुझे ड्राइंग आ गई, है ना। अगर मतलब मुझे कोई क्राफ्ट का कुछ काम आ गया तो एक स्किल ट्रांसफर भी होगा। सिर्फ टीचिंग का मतलब ये तो है नहीं कि जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। साइंस भी है, इसके अलावा आर्ट्स में कई सारी चीज़ें हैं, फाइन आर्ट्स है, कुकिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो टीचिंग हर सब्जेक्ट में होता है और लर्निंग भी हर ही सब्जेक्ट में होता है। इस हिसाब से स्किल ट्रांसमिशन भी होता है। स्टूडेंट एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, अब आपको देखना होगा कि स्टूडेंट जो होता है वो इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में, वरना टीचिंग में थोड़ा इशू आएगा। नेक्स्ट, अब है ट्राइपोलर प्रोसेस जॉइंट डेवी का। तो अब जैसे कि आपको वो पता था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बाइपोलर प्रोसेस एडम्स का। तो उसमें टीचर और स्टूडेंट दो ही लोग थे, देयर वर ओनली टू पोल्स। अब यहाँ पे थ्री पोल्स हैं आपके सामने, टीचर, इन्वायरमेंट विच इज सोसाइटी एंड पीपल स्टूडेंट। तो इसमें एक फैक्टर बढ़ रहा है, ये दैट इज इन्वायरमेंट। एक फैक्टर बढ़ रहा है जो कि है इन्वायरमेंट का, है ना। तो अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है डिफरेंट जो बाइपोलर प्रोसेस में नहीं था। इसको मतलब क्या किया है जॉइन डेवी ने, जो उससे थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग इस थ्योरी को बताया जाता है। तो इसमें इंटरेक्शन किस किस का होगा, थ्री पोल्स का, टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट का। कैसे, जैसे टीचर अगर टीचिंग कर रहा है, मतलब पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट सीख रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट घर पे है, आसपास सोसाइटी है, उससे भी सीख रहा है, मतलब इन्वायरमेंट। जैसे कि आपने डेवलपमेंट वाला, ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें इन्वायरमेंट के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। तो सोसाइटी भी हमको बहुत कुछ सिखाती है, पेरेंट्स हैं, पीयर ग्रुप है, यहाँ से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। अगर मान लो कि आप सपोज, जैसे अगर आप कहीं महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको मराठी आती है, और अगर आप छोटे हैं और आपके डैडी का ट्रांसफ़र होता है, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में कहीं ट्रांसफ़र होता है, असम में ट्रांसफ़र होता है, तो आपको असमीज़ वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा सोसाइटी के थ्रू। अगर वहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको एक नया लैंग्वेज सीखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, वो आपको चैलेंज कर रहा है और आपको सीखना पड़ेगा इसलिए। तो ये क्या है, इसमें पहली चीज़ है कि टीचर इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पीपल, स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको क्या समझते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ऐसे देखिए। जैसे एक टीचर है, उसके कुछ टीचिंग मेथड्स होंगे, है ना, उसका एक टीचिंग स्टाइल होगा, और लेसन प्लान उसने कैसे बनाया, बहुत सारी चीज़ें। अब वो किस हिसाब से टीचिंग कर रहा है, अब जैसा वो पढ़ाएगा है वैसा ही स्टूडेंट उसको सीखेगा, उसी तरीके से सीखेगा। तो एक स्टूडेंट क्या, एक डिपेंडेंसी है स्टूडेंट की टीचर के टीचिंग मेथड पे, डिपेंडेंट है वो। टीचर ने उसको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया है तो जिस वे में पढ़ाया है, तो बच्चा इतना तो स्मार्ट होगा नहीं, छोटा बच्चा, कि वो कुछ अलग वे में कहीं और से सीख लेगा, ऐसा कर लेगा वैसे कर लेगा। टीचर उसको पढ़ा रहा है, वो उसके मेथड को फॉलो करेगा। अगर कोई उसको इशू आता है तो फिर वो इधर उधर देखेगा। तो टीचर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, इंटरवीनिंग और इन्फ्लुएंसिएबल वेरिएबल है। कैसे, सोसाइटी हमको हर वक्त चैलेंज करती है, कुछ ना कुछ तरीके से चैलेंज करती है। मतलब आप मान लो कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, छोटा स्टूडेंट है, और उसका नेचर है वो इंट्रोवर्ट है, मतलब ज़्यादा सोशलाइजेशन में बिलीव नहीं करता, ज़्यादा बच्चों के साथ खेलता नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। और अगर उसको ऐसा ग्रुप मिलता है जिसमें थोड़ा
एक्सट्रोवर्ट टाइप के बच्चे हैं, तो उसका वो पीयर ग्रुप हो जाएगा, तो धीरे 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 क्या है, उसकी पर्सनालिटी खुलेगी। धीरे 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 अगर वो एक्सट्रोवर्ट नहीं तो एटलीस्ट एम्बीवर्ट तो हो ही जाएगा, मतलब उसमें दोनों क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो एनवायरनमेंट जो होता है, सोसाइटी होती है, ये एक स्टूडेंट में काफी शेप को डिफाइन करती है उसको, है ना। नॉलेज एक्टिविटी। अब टीचिंग प्रोसेस में हर वक्त नॉलेज इम्पार्ट होती है, तो एक नॉलेज एक्टिविटी तो होती रहती है, मतलब ज्ञान का अर्जन हमेशा होता ही रहता है। नॉलेज एंड स्किल ट्रांसमिशन, ये मैं वही सेम चीज़ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्किल ट्रांसमिट होती है, नॉलेज ट्रांसमिट होती है टीचर से स्टूडेंट में। और इसके अलावा टीचर भी कुछ कुछ नए मेथोडोलॉजीज वगैरह यूज करता है, लर्निंग एड यूज करता है। अगर उसको लगता है कि स्टूडेंट्स, मतलब उनका अगर वो असेसमेंट करता है, उनको लगता है कि अच्छे से नहीं वो अपना बेस्ट दे पा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ट्राई करेगा, है ना। टीचर हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट मतलब बेटर अच्छे तरीके से सीखे, और वो हमेशा ऑनेस्ट वे में, एटलीस्ट ऐसा तो होना ही चाहिए टीचर को कि एक उसका एक ऑनेस्ट एक क्या कह सकते हैं, एक ऑनेस्ट प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर लिया, एक बार सिलेक्ट हो गए, टीचर बन गए और अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहना चाहिए और खुद को चैलेंज करता रहना चाहिए। थ्री डायमेंशनल प्रोसेस। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें थ्री पोल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, थ्री डायमेंशनल प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको। तो अगर थ्री डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ जेंडर भी आए तो अभी आप इसको ये मत समझना कि कुछ डिफरेंट आ गया, ये सेम ही चीज़ है ना। अब हम देखते हैं फेजेस या स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये थ्री फेजेस अभी हम डिस्कस करेंगे टीचिंग के, ठीक है। सो स्टार्ट। पहला फेज है हमारा प्री एक्टिव, दूसरा है इंटरएक्टिव एंड थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव। तो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव में क्या डिफरेंस है। प्री एक्टिव फेज होता है जो कि क्लास से पहले होता है, क्लास से पहले होता है। इसमें टीचर क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, लेसन प्लान को तैयार करेगा, और वो डिसाइड करेगा कैसे, खुद से क्वेश्चन करेगा कि मेरे लर्निंग गोल्स क्या हैं, मतलब मैं लर्निंग मतलब टीचिंग गोल्स क्या हैं, मतलब ये लर्निंग गोल्स मतलब स्टूडेंट के लिए लर्निंग गोल्स मुझे क्या रखने हैं, ओके। और मैं मेरी जो जो मैं नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता हूँ उसकी डिलीवरी इफेक्टिवली हो रही है या नहीं, ये भी एक बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, प्री एक्टिव स्टेज का। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो बिफोर क्लास है, दूसरा प्रिपरेशन प्लानिंग करेगा लेसन की, तीसरा उसके क्वेश्चंस होंगे कैसे, कि वो टीचिंग गोल्स क्या होने चाहिए, जो बच्चे के लिए लर्निंग गोल्स रखने हैं वो क्या होंगे, और इफेक्टिव डिलीवरी कैसे होगी। इसके बाद एक फेज आता है, इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, ये एक ड्यूरिंग द क्लास होता है ना। और इसमें जो लेसन है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूटिंग द लेसन, लेसन को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन खुद से टीचर पूछेगा, जैसे कि क्या मतलब मैंने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग व्हाट आई हैव टॉट, ओके। एंड सेकंड थिंग इज क्या, कि उनका एक्टिव एंगेजमेंट है या नहीं है, मतलब बच्चे बोर तो नहीं हो रहे, ये भी तो देखना जरूरी है। अगर बच्चा बोर हो रहा है, उनका एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, तो मतलब इंटरेक्शन इज वेरी पुअर, ओके। और वो उनका समझ पाना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि सामने बैठा है टीचर, स्टूडेंट देख रहा है टीचर को और लग रहा है एक्टिवली इंगेज है, लेकिन ऊपर ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा है ना। ऊपर जाने की बजाय ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर हिट करना चाहिए, है ना। जैसे एक बॉलर, फास्ट बॉलर होता है, उसको पता होता है कि पिच कैसा प्ले करेगी, मुझे इन स्विंगर डालना है, मुझे आउट स्विंगर डालना है, कैसा डालना है, तो वो डिसाइड पहले करता है। प्री एक्टिव टाइम में उसने डिसाइड किया कि मेरे को ऐसे करूंगा, फिर अब एग्जीक्यूट करने की बात है, लाइन और लेंथ दोनों देखना पड़ेगी उसको। तो अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर तो विकेट उसको मिल नहीं सकता, है ना। और थर्ड फेज जो लास्ट फेज है वो है पोस्ट एक्टिव फेज। ये क्या होता है, क्लास के बाद होता है ना, it is after the class, and it's a kind of reflection of whatever you have taught in the class। इसमें लेसन को असेस किया जाता है कि मैंने जो लेसन पढ़ाया है उसमें ऐसी क्या कमी रह गई होगी, और ये सही मतलब सही तरीके से मुझे फीडबैक मिल पाएगा या नहीं। इसमें इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं हम कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था इस लेसन से पहले, वो या इस टीचिंग से पहले जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो मतलब अचीव हो गए हैं,
दूसरा कि अब मैं ऐसा क्या एक कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करूं इसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मान लो कि मैं आज डिसाइड करके आया कि मुझे मुझे मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स पढ़ाने हैं, ठीक है, मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाना है। तो अब मैं डिसाइड करके आया हूँ कि मुझे आज क्लास एंड होने तक मुझे कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये सब स्टूडेंट को बता देने हैं अच्छे से और स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। अब जब क्लास खत्म होगी तो एंड में मैं 5 मिनट्स अगर मुझे टाइम मिलता है 10 मिनट्स तो क्वेश्चन पूछ लूंगा ना स्टूडेंट से, बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर स्टूडेंट बता पा रहा है, अगर मैं देख लूंगा अगर ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछूंगा अगर वो बता पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला नहीं है, मुझे अचीव नहीं हुआ है। ओके, तो आपको देख लेना है ये प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये तीनों जो स्टेजेस हैं उनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ टीचिंग को, कि टीचिंग का नेचर क्या होता है, किस हिसाब से टीचिंग होती है। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स कैसा? अब टीचिंग ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठाए और आके आप जो मन में आए वो बोलने लगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आप विजडम से भरे हुए हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो और इतना भी है फिर भी आप में कोई ना कोई कमी रह सकती है। जैसे कि कई बार कुछ लोग होते हैं जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो मास्टरी भी जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आता हो और चल रहा है मेरा काम चल रहा है करके। तो टीचिंग सबसे पहले क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें लेसन प्लान बनाना है, लेसन प्लान को एग्जीक्यूट कराना है, फिर उसको असेस कराना है, उसका असेसमेंट होना चाहिए प्रॉपर। एक एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स लगे हुए हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग, अगर आप क्लास आए हैं, स्कूल आए हैं, तो आप एक्टिवली इंगेज होंगे क्लास में, है ना। जो टीचर बोल रहा है वो आप सुनेंगे, जैसे कि LSRW ये स्किल्स होती हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, तो उसको लिसन करना है, किसको? स्टूडेंट को। तो अब जब तक मेरा कॉम्प्रहेंशन उस लेवल का नहीं होगा, किस लेवल का? जो बोला जा रहा है, व्हाट इज स्पोकन, तो उस हिसाब से अगर मेरा कॉम्प्रहेंशन नहीं होगा तो मैं मेरी लिसनिंग भी बेकार है ना। तो ये थोड़ा इतना इजी प्रोसेस नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो टीचिंग एक वर्टिकल वे में भी किया जाता है और हॉरिजॉन्टल वे में भी किया जाता है। कैसे? अब जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैंने एक ये नॉलेज दी स्टूडेंट को, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन और कर दिया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और ऐड ऑन कर दिया, ऐसे मैं जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ उसको मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। तो ये मेरा वर्टिकल मेथड हो गया। मान लो कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसको बच्चे को नॉलेज दी, अब मैं इस टॉपिक को जैसे वाइड करता जा रहा हूँ, ये वाइड कर रहा हूँ मैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, आपने ऐसे बना दिया वैसे बना दिया। आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है ना, तो मैंने टॉपिक 1 पढ़ाया, टॉपिक 2 पढ़ाया, टॉपिक 3 पढ़ाया, टॉपिक 4 पढ़ाया, एक के बाद एक, और ये कनेक्टेड है, 1 के बाद 2 पढ़ाया, थोड़ा और डिफिकल्ट किया, टीयर 3 पे गया, टीयर 4 पे गया, ऐसे गया। तो मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, सॉरी वर्टिकली जा रहा हूँ उस पर। हॉरिजॉन्टली की बात करूंगा तो मैं उतना फास्ट जैसे नहीं बढ़ रहा, जैसे मैं 1.1 डिस्कस कर लिया, मैंने 1.2 डिस्कस कर लिया, मतलब उसको वाइड और धीरे 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 करके मैं वाइड करूंगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस की तरफ जाऊंगा, ठीक है। अब सॉरी, अब हम देखते हैं डायनेमिक एंड रिफ्लेक्टिव। अब टीचिंग एक स्टैटिक प्रोसेस तो है नहीं, एक डायनेमिक प्रोसेस है और रिफ्लेक्टिव भी है। कैसे? अब आप जो भी पढ़ाते हैं, आज से 10 इयर्स पहले टीचर्स कुछ और पढ़ाते होंगे, कुछ और उनके मेथड्स होते होंगे। जैसे आज एआई का यूज़ हो रहा है, मैंने काफ़ी देखा कुछ टीचर्स हैं वो चैट जीपीटी वगैरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स को आंसर उसी से नोट करा रहे हैं। अब उनके साथ इशू क्या है, उसका अच्छे से वो यूज नहीं कर पा रहे। कैसे? क्या करते हैं वो, उनको अब जैसे 8th क्लास के बच्चे को सोशल साइंस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है,
तो वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी से सर्च करेंगे तो उसको वो डेटा मिल रहा है जो एक आईएएस यूपीएससी एस्पिरेंट भी उसी डेटा को मतलब उसके लिए जो डेटा है वो 8th क्लास स्टूडेंट को लिए भी एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एक रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो एक टीचिंग क्या है, एक डायनेमिक और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ डायनेमिक बना रहता है, आपको डायनेमिक कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, कुछ ना कुछ आपको नए मेथड, नई लर्निंग एड वगैरह ऐड ऑन करनी होती है। और एक खुद को एक रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब ऑब्वियसली टीचर को अगर किसी स्टूडेंट ने चैलेंज किया, कोई क्वेश्चन पूछा, उसको नहीं आ रहा है, तो वो एक उससे कह सकते हैं ना, एक उसको रिफ्लेक्शन हुआ अंदर से कि यार मतलब मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहले मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा नेक्स्ट डे क्लास में, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो टीचिंग क्या है, डायरेक्टली भी होती है और इनडायरेक्टली भी होती है। कैसे होती है, आप क्लास में आ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डायरेक्ट टीचिंग हो गई। आप घर जा रहे हैं, घर पे आप कुछ भी सीख रहे हैं, पापा ने कुछ बता दिया, मम्मी ने कुछ बता दिया, भाई ने कुछ बता दिया, फ्रेंड ने कुछ बता दिया। सॉकर जैसे अब मान लो कि कोई क्वेश्चन आपके में एक सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स का या मोरल का, कोई भी सब्जेक्ट है, जीके का कोई सब्जेक्ट, मान लो जीके का सब्जेक्ट है, छोटी क्लासेस में जीके वगैरह का और मोरल का सब्जेक्ट रहता है। अब जीके में क्वेश्चन आया पेले के बारे में, हु वाज पेले। अब सॉकर फुटबॉल अगर आपको नहीं आती तो आप कैसे बता पाओगे, लेकिन आपने क्या 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 किया, आपका जो पीयर ग्रुप है वो फुटबॉल खेलता है, आप स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलते हो, तो आपस में स्टूडेंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, पेले कौन है, मेसी कौन है, ठीक है, एम्बापे कौन है, तो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक इनडायरेक्ट वे में वो सीख रहा है बच्चा, ठीक है। साइंस और आर्ट, तो पहले बोलते थे कि टीचिंग इज अ आर्ट, अभी भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, तो दोनों चीजें हैं। कैसे है कि आप सिर्फ डोमेन, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि 2020 एनईपी जो है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हुई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ साइंस, और साइंस क्या होता है, फैक्ट और रैशनलिटी की बात करता है। मैथमेटिक्स और साइंस ये एक रैशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनको फैक्ट चाहिए होते हैं, प्रूवन फैक्ट चाहिए होते हैं। आर्ट क्या होता है, आर्ट थोड़ा हटके होता है। आर्ट में आप अगर जाओगे तो आप ह्यूमैनिटी में जाओ, फिलोसफी वाली भी बात होगी, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो किसी चीज को, है ना, अगर उस चीज को इमेजिन करके आप एग्जीक्यूट कर लोगे फैक्ट के थ्रू, उसको प्रूव कर दोगे, तो वो एक साइंस बन जाएगा, है ना। तो टीचिंग साइंस भी है और आर्ट भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस ही साइंस है या फिर सिर्फ आर्ट ही आर्ट है, दोनों का एक एक इसको कहते हैं अमालगमेशन मिलेगा हमको आपको टीचिंग में। फ्लेक्सिबल है और मेजरेबल है। टीचिंग फ्लेक्सिबल कैसे है, टीचिंग एक आपको मैंने कंसेप्ट बताया, कोई दूसरा टीचर दूसरा कंसेप्ट बता सकता है, तीसरा तीसरा कंसेप्ट बता सकता है, तो सबके पास अलग अलग कंसेप्ट है, हर तरीके से सीखा जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज एक दिन में ही आप सीख जाओगे, आप लाइफ टाइम सीखोगे। तो एक ये फ्लेक्सिबल एक डोमेन है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और मेजरेबल ऐसे है कि हम मेजर कर सकते हैं उस चीज को कि बच्चे ने कितना सीखा है ना, उसको मेजर किया जा सकता है कि बच्चे को आया समझ में या नहीं आया। कैसे पता लगेगा, टेस्ट लेंगे तो समझ में आ जाएगा, मेजरमेंट कर लेंगे उसका। वाइड स्कोप है, वेरी वाइड स्कोप है इसका। टीचिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, टीचिंग सिर्फ स्कूल से रिलेटेड नहीं है, आप स्कूल आए और पढ़ लिए और बात खत्म हो गई। टीचिंग एक बहुत वाइड स्कोप रखती है अपने आप में, और आप लाइफ टाइम सीखते रहते हो ना, तो इसका एक स्कोप बहुत बड़ा है। आप एक सब्जेक्ट के आप लाइफ टाइम मल्टीपल डिग्रीज कर सकते हो। अब तो ऑप्शन भी है आपके पास, आप बीए इन हिंदी कर सकते हो, बीए इन इंग्लिश कर सकते हो, बीए इन हिस्ट्री कर सकते हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो आप अपना क्या डोमेन, आप अपना स्कोप, अपनी नॉलेज को बढ़ाते ही जाएंगे, तो उसका कोई एंड नहीं है ना, कोई अंत नहीं है, अनंत है ये नॉलेज, और जितना आप सीख सकते हो। कंटेक्चुअल, तो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है टीचिंग। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी सिखा देंगे, कि आज आएंगे क्लास में और ये पानी पीना सिखा देंगे, पानी कैसे सीते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्स वाई जेड कुछ भी उठा लिया और बताने लगे। तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि आज इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आज हम कोई पर्टिकुलर पोएम पढ़ रहे हैं, कोई प्रोस रिलेटेड कोई चीज है, या मान लो किसी का जीवनी पढ़ रहे हैं, तो एक कंटेक्स्ट है हमारे सामने कि इस कंटेक्स्ट में बात होगी, तो उसी कंटेक्स्ट के आसपास का हम देखेंगे, उससे बाहर नहीं जाने की कोशिश करेंगे।
सिस्टमेटिक। तो ये टीचिंग क्या है, एक सिस्टम को फॉलो करती है। जैसे कि अगर आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं तो ए से जेड तक जाते हैं आप, या जेड से ए तक जाते हैं, तो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर मैथ में भी अगर हम बात करते हैं तो मैथ में सबसे पहले आपको 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बताए जाते हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये सब आपको बताए जाते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है आपकी, है ना। तो एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है हर सब्जेक्ट में, बीट साइंस और बीट मैथमेटिक्स या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। हर सब्जेक्ट में एक थ्रू आउट क्या एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रैंडमली उठा के स्टार्ट हुए। लास्ट टॉपिक है इसका, वो है असेसमेंट एंड फीडबैक। अब जब जब भी हम टीचिंग कर लेंगे तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको उसको असेस करना होगा। टेस्ट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू हम असेस करते हैं कि जो हमने नॉलेज दी है वो उसको उस तक गई है या नहीं गई। ओके। तो और उसके बेसिस पे मुझे फीडबैक मिलेगा, उसको समझ में आया नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा जिससे उसको समझ में आए, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। तो हमेशा असेसमेंट होता रहता है और फीडबैक मिलते रहने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि फीडबैक नहीं मिल रहा है तो बस हो गया, मैंने पढ़ा दिया मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। फीडबैक लेते रहो, हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहो। तो ये नेचर ऑफ टीचिंग है। इसके बाद हम आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं कल भी कंटिन्यू करूँगा, आज जितना होता है उतना इसको फिनिश करेंगे। तो इसमें एक सबसे पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल, सेकंड लेवल इज अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड लेवल इज रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। जो लीस्ट थॉटफुल होता है वो मेमोरी लेवल होता है। मतलब अगर मान लो कि रॉड मेमोराइजेशन की बात हो रही है, आपको टेबल दे दिया कि 2 से लेके 8 तक का, 2 से लेके 10 तक का टेबल लिया, तो आपने रोड मेमोराइजेशन कर लिया, ड्रिल के थ्रू आपने याद कर लिया उसको, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है यार इतनी टेबल मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मुझे एडिशन आता है, मुझे डिवीजन आता है, तो मैं टेबल के ऐसे 10 तक मैंने ऐसे करी, 30 और 40 की टेबल मैं ऐसे कर लूंगा, है ना। और उसके बाद एक लेवल आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। कभी कभी हम बाई चांस कुछ ना कुछ नया खुद से ही सीख जाते हैं, मतलब खुद एक नई स्किल सीख जाते हैं। उसके लिए करना होता है हमको कि हमको एक नेक्स्ट टेंजेंट पे सोचना होता है, दिमाग हमारा बिल्कुल इधर उधर का ना सोचे और हम एक ऐसे पीस ऑफ माइंड में जाएं जहाँ पे हमको बहुत अच्छे से कोई कंसेप्ट के बारे में हम कह सकते हैं ना कि हम उस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। तो एक मोस्ट थॉटफुल लेवल आता है जिस दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में डिजायर्ड चेंज देखे जाते हैं, बिहेवियर को शेप किया जाता है और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है, मतलब नॉलेज नॉलेज गेन की जाती है इसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव में। तो हम देखते हैं अब इसमें भी क्या है, इसमें क्लासिफाई किया है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे कॉग्निटिव है, इसमें 3H की बात होती है। 3H में कैसे बात होती है, इसमें हेड, हार्ट और हैंड्स की बात होती है। और कॉग्निशन पहला स्टेज अगर मैं इसमें मान लेता हूँ तो एक होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और दूसरा होता है अफेक्टिव और तीसरा होता है साइकोमोटर। सॉरी, कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। मतलब जितना भी आप सोच रहे हो कॉग्निटिव, मतलब कैसे जैसे कह सकते हैं कॉन्साइंस हमारा क्या है, कि हमारा विवेक कैसा है, जो भी सोचने वाली बात है हम दिमाग लगा रहे हैं हर चीज में। अफेक्टिव में क्या है, इमोशंस की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, हर्ट से सोच रहे हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाने का मैटर ही नहीं है। तो हम इसमें हर्ट से सोच रहे हैं, मतलब एक इमोशंस की बात हो रही है, अफेक्शन की बात हो रही है। साइकोमोटर क्या होता है, मूवमेंट। मोटर जहाँ पे भी आया मतलब होता है मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। जैसे अगर बोलें कि प्लेइंग क्या है, जैसे आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो प्लेइंग क्या है, एक जैसे मान लो आप सॉकर खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो वो क्या है, एक साइकोमोटर एक्टिविटी है। उसमें आपके हैंड्स का यूज हो रहा है, आपकी बॉडी का यूज हो रहा है, आपके लिम्स का यूज हो रहा है। और अगर कॉग्निटिव की बात करें तो जैसे अगर मान लो आप कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो उसमें आपका ब्रेन यूज हो रहा है। तो ये क्या है, और अगर ब्रेन के यूज करने के साथ साथ आप विन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो क्या है, आप इमोशनल भी हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं।
दैट आई एम विनिंग और आई एम लूजिंग, जो भी आपके अंदर फीलिंग है, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले हम कॉग्निटिव में ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। ब्लूम्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। और इसमें हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे किसमें? कॉग्निटिव में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और अफेक्टिव में हम पढ़ेंगे किसको? सोचिए आप, अफेक्टिव में हम पढ़ेंगे क्रैथहॉल को, क्रैथ क्रैथवॉल को पढ़ेंगे। ओके, और साइकोमोटर में हम सिम्पसन को पढ़ेंगे, सिम्पसन का मॉडल, और आर एच डेव। तो ये अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं ये सब बताऊंगा, जो जो ये थ्योरीज हैं इनकी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बताएंगे हम आपको, और क्रैथहॉल के बारे में, सिम्पसन, आर.एच. डेव, इन्होंने क्या क्या मतलब इन क्या क्या थ्योरी इन्होंने propound की थी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू ब्राइट माइंड्स। आपको अब मैं जितना भी हो सके कोशिश करूंगा कि जितना जितना जल्दी इस सिलेबस को रैप अप करने की कोशिश मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और मैं क्लास एक पर्टिकुलर टॉपिक के एंड होने के बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपका अच्छे से ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप डोंट वरी अबाउट 60 मार्क्स, आई विल हेल्प यू एट एनी एक्सटेंट। ठीक है, उसके बारे में आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई जस्ट स्टार्टेड। तो अगर आपको मेरा लेसन ये पढ़ाने का वे या जैसा भी है आपको समझ में आ रहा हो, अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।